जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल कुमार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात एटीवी न्यूज चैनल के साथ। आज हम की बात पे एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से श्री सादिक अली जी, भाजपा से जयप्रकाश यादव जी और आम आदमी पार्टी से संजीत विश्वकर्मा जी हैं। हमारे साथ पत्रकार के रूप में हनुमान जी रहेंगे और डॉक्टर केशव पंडित जी भी रहेंगे। मुद्दा बहुत ही गंभीर है दोस्तों, और इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बात होनी चाहिए। किस प्रकार एक एसडीएम अपने पावर का दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ राज्य में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। वो एसडीएम जो अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, राज्य सरकार से ऊपर मानता है और सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए उसने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे का अनुसूचित जनजाति, जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति है, उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, महली भगत जी जो कि बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र से आते हैं, महली भगत जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उनके नाम पे वहां का शासकीय कॉलेज भी है और उनके सुपुत्र का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है, सोमनाथ भगत। इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो गेस्ट हैं कांग्रेस पार्टी से, हम वहां से शुरू करेंगे सीधे। सादिक अली जी, जिस प्रकार से एक अनुसूचित जनजाति के परिवार का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है, सबसे पहले तो वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं और उनकी जाति स्पष्ट है। सरकार के पास भी उनकी जाति का डेटा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी नमस्कार, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यहाँ पर अपनी बात चालू करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये परंपरा रहा है महापुरुषों के अपमान का। चाहे वो महात्मा गांधी जी को समय समय पे गाली देने की बात हो, उनके केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह जी द्वारा उनको चतुर चालाक बनिया कहने की बात हो। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देख सकते हैं, स्वामी आत्मानंद जी जो एक समाज सुधारक थे, उनके नाम से चल रही योजना को इनके नाम को ही हटा दिया गया। उपचंद बघेल जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम से चल रही योजनाओं से इनके नाम को ही बदल दिया गया। तो खैर, अभी ये तो महापुरुषों की बात हो गई। एक महापुरुष आज हमारे महली भगत जी भी हैं, जो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानना जरूरी है दर्शकों को कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। महात्मा गांधी जी के साथ में ये कंधे से कंधे मिला करके देश को आजाद कराने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चरखा आंदोलन के ये जनक कहे जाते थे। अब देख लीजिए, यहाँ पर आलम यह है कि इनके सुपुत्र की गलती क्या है। सोमनाथ भगत जी की गलती सिर्फ इतनी है कि शासकीय भूमि का जो अवैध रूप से आवंटन किया जा रहा था, उनको बेचा जा रहा था, उनको रोक लगाने के लिए उन्होंने शिकायत ही तो की थी। और डहरिया जी जो कि 2022 में एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ में चढ़ गया था, रंगे हाथ 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए, वापस नौकरी में आने के बाद इनकी बहाली एसडीएम के पोस्ट पे होती है। यहाँ पर ये अपना तेवर दिखाना फिर शुरू करते हैं और जनजाति समाज को किस तरीके से प्रताड़ित करना प्रारंभ करते हैं, ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपने खैर बता ही दिया है। गलती क्या थी सोमनाथ भगत जी की? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी ना कि अवैध रूप से जो शासकीय जमीन है उनका बंदरबाट किया जा रहा था, उन पर शिकायत। अब देख लीजिए, ये लोग संविधान को भी नहीं मानते हैं। इस तरीके से इनके परिवार वाले जो कि इनके पास जो प्रमाण पत्र है, अब इनको ये निरस्त करने की तैयारी में है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि यह बड़ा अक्षम्य अपराध है। अब आप देख लीजिए, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार यदि इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सुरक्षित नहीं है, एक आम व्यक्ति का क्या हाल होता होगा आप देख लीजिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ भाजपा से जयप्रकाश यादव जी है। यादव जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही 2008-9 में भगत जी का जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था, उस समय भी एसडीएम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंडर ही काम करते थे और आज भी आप ही की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आज एसडीएम को ऐसा क्या दिख रहा है कि उनको उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करना पड़ गया, जबकि 2015-16 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और देवलाल दुक्का जी जब अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे,
तो उन्होंने उस समय एक आदेश पारित किया था कि कोई भी जमीन वमीन के रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं होगा, जो भी होगा ग्राम पंचायत के लिखे हुए और जो पुराने दस्तावेज मिले या जो भी पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। लेकिन आज उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। ये एसडीएम की मनमानी ही मानी जाए। जी यादव जी। सभी को जय श्री राम। जैसा कि अभी आपके एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से ये डिबेट रखा गया है, बहुत ही अच्छा विषय है। इस विषय को जनता के बीच आना आवश्यक है। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता भाई कांग्रेस से जो है वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है। मैं उनके इस बात का खंडन करता हूं कि उनको ये बोलना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत अभियान को पूरे देश में और पूरे विश्व में पहचान अगर किसी ने दिलाई है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है। ये उनको नहीं भूलना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे देश के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन सबका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी करती रहेगी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निश्चित रूप से उनके बलिदान और उनके द्वारा जो त्याग किया गया है, उन्होंने अपना सब कुछ खोकर देश को बचाया है, तो उनका सम्मान है। और हम आज उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आपके चैनल के माध्यम से नमन भी करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं। अब मैं अपने विषय पे आता हूं कि जो जाति प्रमाण पत्र की बात है, तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार रही, उसमें नगरीय निकाय चुनाव में बहुत सारी संख्या में छत्तीसगढ़ के अंदर फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो है बनाए गए थे, जारी किए गए थे। और उसके कई उदाहरण है। मैं आपको भिलाई नगर निगम की एक बात कहता हूँ। भिलाई नगर निगम में उप सभापति एक मोहम्मद सलमान जी हैं, उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पार्षद का न सिर्फ चुनाव जीता, उप सभापति भी बन गए। और उनकी जाति प्रमाण पत्र को भाजपा पार्षद दल ने जब चुनौती दी न्यायालय में और शिकायत की, तब उनके ऊपर धारा 420, 467, 468, 471 अपराध पंजीबद्ध हुआ और उनकी जाति प्रमाण पत्र जो है निरस्त किया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान का हम सबको सम्मान करना चाहिए। और संविधान के तहत जो संवैधानिक अधिकार है जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र क्या होता है पहले मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर व्यक्ति की जाति की पहचान होती है और पात्रता और अपात्रता के अनुसार वो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी से लेकर के जहां पर भी शासकीय दस्तावेज में जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, वहां पर उसे प्रस्तुत किया जाता है और वो उसका उपयोग करता है व्यक्ति। और रही बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जाति प्रमाण पत्र को दुर्भावना पूर्वक निरस्त करने का जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक स्टडी का विषय है कि क्या दस्तावेज आवेदन के साथ में प्रस्तुत किए गए थे, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, क्योंकि नियम सबके लिए एक बराबर है। देश के हर नागरिक के लिए, चाहे स्वयं वो प्रधानमंत्री हो चाहे आम नागरिक हो, सबके लिए एक बराबर। जहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। नियम जब था, उनके सारे दस्तावेज फुलफिल हो रहे थे, तभी तो उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था। एक एसडीएम ने ही उस समय भी बनाया था 2008-9 में, जब जाति प्रमाण पत्र उनका बना था। सारे दस्तावेज, चूंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी पूरे रिकॉर्ड गूगल में भी मिलते हैं, वो किस गांव से है, वहां से लेके यहाँ तक के सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें बात यहाँ पर आके रुक जा रही है कि उस समय जो एसडीएम थे, क्योंकि देखिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाना वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन जो मूल रूप से आदिवासी समाज का व्यक्ति है, उसने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, तो उसके विषय में कि सिर्फ उसने भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया था, इसलिए उसका जाति प्रमाण पत्र किसी न किसी कारण से निरस्त किया गया है। कारण यहाँ पर ये आ रहा है उभर कर। तो जी स्पष्ट करेंगे सर। मैं दीवान जी, मैं आपसे बहुत अच्छी बात आपने कही उज्जवल जी, आपकी बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि अगर इस प्रकार की बात है कि दुर्भावना पूर्वक अगर जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा रहा है, तो ये निंदनीय है। और इसको हम भी स्वीकार करते हैं कि अगर ऐसा दुर्भावना पूर्वक हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। और दस्तावेज में अगर पात्रता पूरी करते हैं तो अनुसूचित जनजाति या जाति जो भी उनकी जाति है,
उस जाति को प्राप्त करने के लिए, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तो पुनः एक अपील आवेदन वो कर सकते हैं और निश्चित रूप से उनको दस्तावेज बन करके मिलेगा अगर वो योग्यताएं रखते हैं, पात्रताएं रखते हैं। क्योंकि इसमें मिसेल का भी मामला होता है। आपको बताना चाहता हूँ कि 50 साल पूर्व का जो भूमिगत जातिगत रिकॉर्ड होता है, जो किसी के पास जमीन है तो उसमें जाति का उल्लेख है तो उसका बन जाता है। यदि वहां पर उसके पास उस समय कोई कृषि भूमि नहीं है और कोई उसके पास प्रमाण नहीं है तो उस स्थिति में जो वहां का पंचायत है, पंचायत समिति होती है, वो समिति अगर उसको प्रमाणित करके देती है तो उस स्थिति में भी सरपंच का प्रमाण पत्र और ऐसी तमाम उसमें क्लॉजेस हैं, अगर उसको प्रार्थी फुलफिल करता है तो वो बनकर मिलना ही चाहिए। और हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करती है। और यदि किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के साथ में अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा कोताही बरती जा रही है या दुर्भावना पूर्वक उसे रोका जा रहा है किसी भी पूर्वाग्रह के कारण से, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसको हम खुद भी उच्च हमारे मुख्यमंत्री जी से और तमाम जिम्मेदार मंत्री और ऊपर हमारे सभी जगह हम बात करेंगे और संगठन में भी बात रखेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और जो पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिकारी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हमारी नीति और पारदर्शिता पूरी तरह से स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के काम करती है, निष्पक्ष काम करती है। जो भी दोषी है इसमें उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जी, मतलब जो दोषी है वो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर एसडीएम की गलती निकलती है तो एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमिटमेंट नहीं माना जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, यदि अधिकारी ने दुर्भावना पूर्वक उनको अगर विवाद किया है या उनको नहीं जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो ये सरासर गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर केशव पंडित जी भी हैं। डॉक्टर केशव पंडित जी, आप तो पूरे देश विदेश और क्षेत्रों पे पूरा जानकारी रख रहे हैं, सभी पे नजर बनाए रखते हैं। अभी एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि भारतीय सरकार, भारत की सरकार जो दूसरे देशों में जो हिंदू हैं उन्हें भारत में लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भारतीय लोगों को ही भारतीय मानने में थोड़ा संकोच होता है। तू इस राज्य का है, तू उस राज्य का है, ये जो भावनाएं आती है लोगों के मन में, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो सोमनाथ भगत जी हैं उनको ये बोला जा रहा है कि आप झारखंड से थे और छत्तीसगढ़ में बाद में आकर बसे थे, तो क्या ऐसी भी बातें आती है? तो इस पे आपका क्या विचार है सर? जी, धन्यवाद आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ तो 1950 में पैदा ही नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जब दुग्गा साहब 10 साल पहले कह गए कि किसी दस्तावेज की आवश्यकता ही नहीं है और ये एसडीएम, जिसे हम अगर ये कहें कि आदतन अपराधी है और ये व्यक्ति सिस्टम के अंदर है, ये बहुत ही जो है निंदा करता हूँ इस चीज की। चोर जैसे व्यक्ति को एसडीएम बना देना और इतनी इसकी पावर है तो वहां पर मीडिया में लोकल में खबर छापने से लोग घबराते हैं, पत्रकार डरते हैं इससे चलाने से। यहाँ तक कि किसी भी अखबार में कहीं भी जगह नहीं मिली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मुझे लगता है इसको घोषित कर देना चाहिए। इसने तमाचा छत्तीसगढ़ सरकार के गालों पर ऐसा मारा है इस एसडीएम ने और कहा है कि ये तो झारखंड के हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उनके बेटे से कह रहा है कि आप झारखंड जाइए और वहां से आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लाइए। उनका कहना है सोमनाथ जी का कि मैं झारखंड में कहाँ जाऊं, मुझे बोला तो जाता है तुम्हारे पूर्वज झारखंड में, लेकिन हैं कहाँ के? न तो मैं कभी झारखंड गया, न झारखंड में पैदा हुआ, न झारखंड का कोई मेरे पास प्रमाण है, तो मैं कहाँ जाकर के चिल्लाऊं कि मेरा प्रमाण पत्र बना दो, जाति प्रमाण पत्र। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र की जब बातचीत की जाती है, कम से कम उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वही महली भगत जिनके नाम से सरकारी विद्यालय बना है, महली भगत वह जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में चरखा के जो है जनक भी माने जाते हैं और पहली बार उन्होंने कपड़ा बना करके भी गांधी जी को भेंट किया था। ये तमाचा मारा है एसडीएम ने पूरे के पूरे जो है उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वो पूरा का पूरा अपमान है। ये कहने पर ये लगाता है, ये कह भी रहा है कि भारत सरकार को चुनौती दे रहा हूं, ये तो झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, छत्तीसगढ़ की सरकार ने चोरी करके इनको जो है अपना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया है। ये दर्शाता है एसडीएम जो ये कह रहा है इस तरह का। और दूसरी तरफ जो 10 साल पहले दुग्गा जी कह गए उस चीज को ये मान ही नहीं रहा है। अगर आपको निरस्त करने ही थे तो सभी को फिर आप एक तरफ से करिए, तब तो बात है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसका पूरा रिकॉर्ड है भारत सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाजपा की सरकार
अब जो आप हिंदू की बात कर रहे थे उसको भी मैं साथ में ऐड कर लेता हूँ। हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की बात बहुत की जाती है, बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। हिंदू प्रताड़ित है बांग्लादेश में, बिल्कुल है, कोई इनकार नहीं कर रहा है। हिंदू प्रताड़ित है पाकिस्तान में, कोई इनकार ही नहीं कर रहा है। इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आने ही चाहिए, ये उनका वतन है, ये अन्य किसी का वतन है ही नहीं। लेकिन इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी देश में राज्यों के आधार पर, भाषा के नाम पर इस देश में बाहरी बोला जाता है। बाहरी किसे बोला जाता है? मैं तो यह समझना चाहता हूं, क्या बाहरी बोलने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए क्या कोई कानून बनाया गया? एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति को बाहरी बोलता है, मतलब अपने ही देश के नागरिकों को संविधान को पैरों तले राउंड करके ये लोग, और वो लोग जो बाहरी बोल रहे हैं वो अच्छे पदों पर बैठे हैं और अच्छी जगह पर बैठे हैं। उनमें से एक उदाहरण तो जीता जागता राज ठाकरे भी हैं। राज ठाकरे को तो मैं कहता हूं कि मेरे लिए अगर मेरे सामने कोई खड़ा कर दिया जाए और ये कहा जाए कि पाकिस्तान के व्यक्ति में सबसे बेहतर और राज ठाकरे में आपको उसको बेहतर बताएंगे, तो मैं कहता हूं कि राज ठाकरे को इसलिए छोड़ दूंगा जो अपने आप को हिंदू नेता कहता है और उसके बावजूद भी हिंदुओं को मार मार के भगाता है। जी बिल्कुल, ये बात तो पाकिस्तान के सही जब है। हिंदू यहाँ आएंगे उनको कैसे बुलाया जाएगा? सवाल अब यही आता है कि जब जिनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हो, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब चोरी करके किया है, क्या किया है? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एसडीएम ने तो तमाचा मार दिया छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को और कह दिया है कि आपने चोरी करके झारखंड के एक मसीहा को अपना मसीहा बता दिया, झारखंड के एक महान क्रांतिकारी को अपना क्रांतिकारी बता दिया। छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल एक्शन में लेना चाहिए और इसको जेल में फेंकना चाहिए। इस व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे के बारे में क्या नहीं पता? और किसी चीज को निरस्त करने के लिए क्या कारण नहीं आवश्यक होते हैं? इसके पास क्या रीजन है? ये तो जवाब छत्तीसगढ़ सरकार को मांगना चाहिए, क्योंकि ये तमाचा है छत्तीसगढ़ के गालों पर और उन छत्तीसगढ़ के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिनका अपमान किया है, क्योंकि उनके परिवार का जाति प्रमाण पत्र निरस्त होना चाहिए अगर कोई ऐसा कारण है। लेकिन जिस कारण को ये बताया जा रहा है और जिस कारण को सोमनाथ जी बता रहे हैं वो बिल्कुल ही अवैध है, इलीगल है। मैं मानता हूं कि ये होना ही नहीं चाहिए था। और जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हों, ये भी अंदेशा हो सकता है कि पैसे अंदर से मांगे गए हों, क्योंकि घूस मांगने वाले कभी भी घूस मांगने से शर्माते तो है नहीं, बेशर्म होते हैं एक नंबर। तो किसी भी सिस्टम में हो, किसी भी विभाग में हो और कहीं भी बिल्कुल सर, इसमें सादिक अली जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो करुण कुमार डहरिया जी हैं जो एसडीएम है, इनको जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने गरियाबंद में शिकायत की थी। गरियाबंद के ही कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिन्होंने शिकायत की थी। उसके बाद फिर वो जब निलंबन से बहाली हुई तो कांग्रेस ने ही उनको पोस्टिंग कर दी। क्या ऐसा गलत नहीं है सर कि जब एक नियम बनाया जाता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में है उसे मुख्यालय में ही रखा जाएगा और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसके लिए फिर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनको मुख्यालय में ही क्यों नहीं रखा गया? उनकी तैनाती क्यों कर दी गई? क्योंकि बात तो ये भी उठ के आ रही है कि कोई आपके पूर्व मंत्री जी थे, उनके नजदीकी रहे हैं, डहरिया वर्सेस डहरिया, ऐसा कुछ सुनने के लिए आ रहा था। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आप बता पाएंगे? जी उज्जवल जी, मैं थोड़ा सा आपकी बात को आने के पहले मैं यादव जी की बातों पे आना चाहूंगा। उन्होंने, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ साथी भी हैं, बड़े मुखर व्यक्ति हैं, पार्टी में उनका बड़ा सम्मान भी है। जी, उनकी ही बातों पे मैं आना चाहूंगा। उन्होंने भिलाई नगर निगम की बात अभी उन्होंने कही थी। निश्चित ही वो कांग्रेस पार्टी का शासन था और उस वक्त जिन्होंने भी फर्जी काम किया, सरकार ने या शासन ने या संविधान के हिसाब से उनको जो सजा मिलनी थी मिल गई है, खुद स्वीकार किया। मैं तो यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि अभी डहरिया जी 2008 में बने हुए जाति प्रमाण पत्र, जिसको देवलाल दुग्गा जी के समय वो उनको कैबिनेट मंत्रित्व का दर्जा प्राप्त था, उनके समय में उनको जाति प्रमाण पत्र मिल गया था। किनकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी जब उनकी जाति प्रमाण पत्र को खारिज किया जा रहा है, किनकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप ये देख, यहाँ पर ये हमें देखना चाहिए, यहाँ पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए उनकी गलती क्या है, उनके परिवार वालों की गलती क्या है। जमीन, जो शासकीय जमीन का जो बंदरबाट होने वाला था, अब ये बताइए क्या एसडीएम जो है वो अकेले उस शासकीय भूमि को लेकर के इतने वो हो सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। ये बहुत अंदर की बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो दाल में काली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत बड़ा सिंडिकेट है सर, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। उसको स्टाम्प पेपर के सहारे शासकीय जमीन को लोग बेच रहे हैं कि
अपनी जमीन बताकर शासकीय जमीन को मतलब स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट करके बेचा जा रहा था। उसकी शिकायत की थी सोमनाथ उज्जवल भगत जी जी, ने। जी जी उज्जवल जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में और छत्तीसगढ़ में जनजाति गौरव दिवस मनाया। अब जनजाति गौरव दिवस का उपहार है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके सुपुत्र को एक उपहार दिया जाता है उनकी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करके। ये देख लीजिए, यहाँ जमीन का बड़ा खेल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हसदेव में किस तरीके से जमीन के ही लिए आदिवासियों पे अत्याचार हुए। आप देख सकते हैं किस तरीके से फर्जी मुठभेड़ आदिवासियों की ही हो रही है। बीजापुर में, पीडिया में आप देख सकते हैं, कोयली बेड़ा में किस तरीके से फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नंदराज पर्वत, ये देखिए सर, मैं सारे विषयों को इसलिए ला रहा हूं कि जल जंगल जमीन में आदिवासी और आदिवासियों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। किस तरीके से नंदराज पर्वत को अडानी जी को दे दिया जाता है। 2016 में निरस्तीकरण करने के लिए जब हमारी 2016 में इनको अलॉट किया जाता है, हमारी सरकार थी, तो निरस्तीकरण के लिए केंद्र में भेजा जाता है। अभी तक उसका निरस्तीकरण नहीं हो पाया। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा, देखिए अडानी जी को दे दिया गया, ये तो एक मुद्दे से भटकने वाली बात होगी। फिर भी इसमें क्लियरेंस कर देता हूँ कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी उसी समय पर अडानी जी यहाँ पर काम कर रहे थे और उनको जब जो वहां से अथॉरिटी मिली वो राजस्थान सरकार ने यहाँ से मांग किया था। तो दोनों सरकार तो कांग्रेस की ही थी। देखिए सर, संघीय शासन व्यवस्था में कोल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। संघीय शासन व्यवस्था में कोल जो होते हैं केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। अडानी जी के नंदराज पर्वत देने जाने वाले प्रस्ताव का निरस्तीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी में भूपेश सरकार ने भेज दिया। खैर, अभी आपने कहा ये तो विषय से भटकने वाली जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। विषय से भटकने वाली बात हो जाएगी। आप मैं पुनः यादव भैया आ रहा हूँ मैं आपके पास, पूरा समय दूंगा, मैं पूरा समय दूंगा। स्वस्थ चर्चा है, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं बहुत ही गंभीर विषय है जी। इसमें हम आरोप प्रत्यारोप करके कहीं किसी विषय से बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। मामला जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़ा हुआ है। मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि महली भगत जी का परिवार 2008 में जाति प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बनाया जाता है। देवलाल दुग्गा जी जो कैबिनेट मंत्री को दर्जा प्राप्त नेता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो प्रमाण पत्र बनते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में वो प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं। ये किस तरीके से संविधान का माखौल और मजाक उड़ाने का प्रयास ये कर रहे हैं, ये बड़ा खेल है। आप तह तक जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। ये सारा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, ये सारा खेल जमीनों के लिए हो रहा है। एक सवाल सादिक साहब मेरी तरफ से है। एक्चुअली कांग्रेस की जो भूमिका है वो राहुल गांधी जी तो ऊपर बांध रहे हैं। आपकी जो पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष का अहम किरदार जो है निभा नहीं पा रही है, तो आप किसी अन्य पार्टी को दे दीजिए और आप कह दीजिए कि हम तो यहाँ पर फेल हैं पूरी तरह से, क्योंकि आंदोलन हम जाति देख करके करते हैं, आंदोलन हम अपना फायदा देख करके करते हैं। आंदोलन तो करेंगे साहब, क्योंकि पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है। जहां हमारा वोट बैंक नहीं है वहां हम किस लिए करें? तो ये अभी तक आंदोलन आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि आपका कहीं नाम नहीं आ रहा है। असल में अगर हम ये मान भी लें कि लोकल मीडिया डरता भी होगा एसडीएम साहेब से, साहेब बहुत बड़े पद पर हैं, तो साहेब के आगे आप खड़े होकर के आप क्यों नहीं गए? आप तो विपक्ष हैं, आपको तो जाना चाहिए और जिम्मेदारी आपकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां पर काम सत्ता पक्ष नहीं कर पा रहा है आप उसको बताइए, प्रज्वलित करिए कि यहाँ पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर शायद मुद्दा ये भी होता कि विपक्ष ने आवाज उठाई। विपक्ष जो है वो विपक्ष का केवल नेता बनने का टैग लेकर के घूमना चाहता है या कुछ करना चाहता है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मुद्दा क्या छोटा है जिसको आप लेकर के केवल आप रोटियां ये सेकना चाहते हैं कि नहीं भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए? ये ठीक है क्या? और अगर ठीकरा फोड़ने से केवल अगर घर बैठ करके काम अगर हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम हो जाते हैं, तो फिर राहुल गांधी जी को यात्राएं क्यों करनी पड़ रही हैं? राहुल गांधी जी को फिर जिले बाई जिले क्यों जाना पड़ रहा है? आपके तो जिले में है, आपके आसपास है, ये तो लोकल कमेटी का भी काम हो सकता था। उनको ये आवाज उठानी चाहिए थी, कम से कम उनको पहुंचना चाहिए था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से नहीं है, उसमें मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई निजी फायदा इसमें नहीं दिखा, इसलिए ये नहीं किया गया? जी
जी, निश्चित ही पंडित जी, आपका सुझाव बिल्कुल सर्वमान्य सुझाव है। हमारी पार्टी के संज्ञान में यह विषय आ गया है। हम हर वो जनहितैषी मुद्दे को लेकर के निश्चित ही जाएंगे जहां पर इस तरीके की बातें आ रही होगी। रही बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़ी हुई बात, आपकी बात सर आंखों पर के कांग्रेस पार्टी जो है, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक यह कहना चाहूंगा, आला कमान जो है, देखिए किसी भी संघीय व्यवस्था में हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी होती है। आपने अभी अभी जो विषय उठाया है, हम निश्चित इस विषय पर पार्टी जो है बहुत ही विचार विमर्श कर रही है और हम जरूर इसको एक जन आंदोलन का रूप देंगे। अब रही बात जन आंदोलन को लेकर के, तो आपने देखा होगा कि बलौदा बाजार में किस तरीके से एससी समाज को लेकर के जो विषय आया था, हमने ही आंदोलन किया था। लोहारीडीह में ओबीसी वर्ग पे जिस तरीके से आक्षेप लगे थे, हमारी ही पार्टी ने आंदोलन किया हुआ था। तो मैं अभी भी बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जन हितैषी मुद्दों को लेकर के निश्चित ही जन और आपके युवा विधायक जी सनम जांगड़े की भूमिका, सनम जांगड़े जी की भूमिका को भी देख लीजिए यादव जी, सनम जांगड़े जी की भूमिका को देख लीजिए। किस तरीके से नागपुर से भर से लोग आए हुए थे और रेस कोर्स में किस तरीके से हुआ था, एक बार सनम जांगड़े जी की भूमिका देख लीजिए। आरोप प्रत्यारोप की बात है, हम उस मुद्दे पे भी सनम जांगड़े जी की भूमिका देख लीजिए। बात आएगी तो आप तफ्तीश करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। यादव किस जी, तरीके से नागपुर से आरएसएस के लोग आए हुए थे, दिख जाएगा साहब आपको। जी यादव जी, साजिद भैया, मैं आता हूँ। यादव भैया से भी एक सवाल है। यादव जी, मेरा सवाल आपसे एकदम स्पष्ट है कि जब करुण कुमार डहरिया जी के ऊपर रिश्वत लेने के आरोप थे और रंगीन लाल नोटों के साथ रंगे हुए हाथों में वो पकड़े गए थे, भाजपा का तो सीधा सीधा घोषणा पत्र में है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे भेजेंगे। तो ये भ्रष्टाचारी अधिकारी जिसका मामला भी न्यायालय में लंबित है, इसको एसडीएम किस आधार पे बना दिया गया? ये कहीं सोचने की बात तो नहीं है क्या? ऐसा कौन सा ऐसा जैक जुगाड़ था जो जिस आदमी के ऊपर रिश्वतखोरी का आरोप लगा हुआ है, वो आदमी वहां पर एसडीएम के पद पर बैठा हुआ है, एक क्षेत्र विशेष का मालिक बनकर बैठा हुआ है? जी यादव सर। एसडीएम साहब जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जब जेल गए थे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन पर शिकंजा कसा था, तो उनकी बहाली आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री शिव डहरिया जी के संरक्षण में हुआ था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार का पोषक पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के द्वारा उसको बिठाया गया, उसकी सेवा को बहाली की गई, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार आई तो उसके बाद में सभी अधिकारियों को उनके दायित्व सौंपे गए और सबको काम दिया गया। उसके तहत उनको अगर कोई जिम्मेदारी आज मिली हुई है और अगर उसमें फिर से उनकी हरकतें वैसे ही हैं तो उनको फिर से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं इसका अनुशंसा करूंगा उस हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो ये जाति प्रमाण पत्र का जो बखेड़ा शुरू हुआ है, वो आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर चलूंगा। 2001, 2 और 3 जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार होती थी, उस समय जो अजीत जोगी जी की जाति को लेकर के जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद से ही जाति प्रमाण पत्र में बहुत सारे क्लॉजेज आए और उसका हर्जाना एक गरीब व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, जो मेहनत मजदूरी से उसको फुर्सत नहीं मिलती अपने 2 वक्त की रोजी रोटी पेट पालने से और परिश्रम करके जो जीविका उपार्जन करता है, उसको तहसील के दफ्तर के, राजस्व के दफ्तर के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़े। तो इसका जिम्मेदार उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे और जोगी जी बहुत अच्छे नेता थे, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं। फिर भी मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि सन 2020 में अमित जोगी जी का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो है वो निरस्त हो गया था। अमित जोगी जी ने खुद को कंवर जाति का बताया था, उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने उसको गलत पाया था और वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे जब उपचुनाव की बात आई थी कोटा विधानसभा से। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बात कि केशव पंडित जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। भारत देश के बहुत ही सुलझे हुए और बहुत पारदर्शिता से अपनी बात को रखने वाले पत्रकार हैं। एटीवी न्यूज चैनल के बहुत अच्छे होस्ट एंकर हैं, मैं उनका बहुत, और मेरे जैसे बहुत सारे युवा जो राजनीति में हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं और पढ़े लिखे अच्छे युवा उनके बुद्धिमत्ता और उनके कौशल का लोहा भी मानते हैं। उन्होंने जो एक बिंदु उठाया था कि हम जाति प्रांत में बटे हुए हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मैं
आपके एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो प्रत्येक व्यक्ति सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साझीकार अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, वो हिंदू है। आपको बताना चाहता हूँ, सावरकर जी सभी भारतीय धर्मों को शब्द हिंदुत्व में उसको समाहित करते हैं, तो ये हिंदू है। भाषा प्रांत के लिए कभी रक्तपात नहीं होना चाहिए। जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सब से उठ करके राष्ट्रवाद और माँ भारती की सेवा, इस भारत भूमि में जिसने भी जन्म लिया है वो हमारे परिवार का सदस्य है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है और माँ भारती मातृभूमि और भारत भूमि की सेवा ही हम सबका परम लक्ष्य है। और भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता उसको अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्राण पंथ से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करता है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास इसीलिए है क्योंकि जनता देखती है कि यही वो राष्ट्रभक्त पार्टी है जो जिसके हाथ में देश सुरक्षित है। चाहे हम अभी साबरमती एक फिल्म रिलीज हुई है, उसमें गोधरा कांड को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से सत्यता को सामने लाया गया, जो कि 70 साल जब कांग्रेस थी तो बहुत सारी चीजों को छुपाया गया। जातिवाद की जो बात हो रही है और जमीन के घोटाले की जो बात हो रही है वो रॉबर्ट वाड्रा जी से शुरू होती है और भूपेश बघेल जी पर छत्तीसगढ़ में आके खत्म होती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने सरकारी जमीन को खरीदने का प्रावधान लाया, उसमें अपने लोगों को जमीन कांग्रेस के कई जय साहब पे भी आ जाइए सर, उन्होंने सर जय देखिए साहब पे भी आ जाइए। वो मुद्दा ही अलग हो गया, अपना हक खो लिया है। और आपको बता दूं, जो जाति वो प्रमाण पत्र जो की आप बात बता रहे हैं वो एक अलग ही मुद्दे में आप चले गए। ये एक बहुत इजी मुद्दा है जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं यही चीज बोल रहा हूँ 2024 कि में डिप्टी सीएम माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि जो नगरीय यहाँ निकाय पर एक सवाल मेरा है, फर्जी जाति प्रमाण यादव पत्र साहब, बनाया गया था, पूछ रहा आपकी बात आधा लाइन मेरी पूरी हो जाने दीजिए। उन फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को फिर से जांच किया जाएगा, विष्णुदेव जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है। और जो जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से और गैर कानूनी ढंग से बनाए गए हैं उनको निरस्त किया जाएगा और उन पर जो है धारा 420, 467, 468, 471 के तहत उन पर FIR भी होगा और उन पर कार्रवाई होगी। यह घोषणा है। भगत जी का सारी चीजें दुरुस्त हो जाए। भगत जी का मामला तो बिल्कुल अलग है ना सर, एक सामान्य आदमी से बहुत ऊंचे दर्जे में है वो, भारतीय मेरा भी एक स्वतंत्रता सवाल सेनानी दीवान रहे साहब, हैं। मेरा एक सवाल मेन जी मेरा एक सवाल दीवान साहब, उनका रिकॉर्ड है भारत सरकार के पास। नहीं, आपके माध्यम से मेरा भी एक बहाली तो कांग्रेस शासन ने किया ना, उनका फिर से बहाली होना ही गलत था, जो कि शिव डाल लेकिन सर बहाली देखिए, बहाली तो एक प्रक्रिया है, बहाली तो एक प्रक्रिया है, लेकिन उनको वापस से पद में बैठाना, देखिए बहाली एक प्रक्रिया हो सकती है लेकिन उनको वापस से पद में बैठाना, कहीं भ्रष्टाचारियों को तो क्या होता है, भ्रष्टाचारियों को मुंह लगा के रखे रहते हैं ऊपर के लोग। ये हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि वो उनकी कोई पार्टी नहीं होती, भ्रष्टाचारियों का कोई जात नहीं होता, वो सिर्फ पैसा कमा के देने वाली ATM मशीन होते हैं। भ्रष्टाचारी तो सिर्फ पैसा कमा के देने वाली मशीन होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का लगाव हो, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ के विधायक भी बीजेपी के, कुसमी के जो विधायक है वो भी बीजेपी के हैं और जो सांसद हैं बलरामपुर क्षेत्र के वो भी बीजेपी के हैं। उसके बाद भी चूंकि चिंतामणि महाराज कांग्रेस में थे लेकिन अभी सांसद बन चुके हैं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, चिंतामणि महाराज अब बीजेपी से हैं और सांसद है वहां पे, और उनका ही क्षेत्र है सामरिक पार्ट जो होता है, सामरिक पार्ट जो उनका ही क्षेत्र है। नहीं, एक सवाल है यादव साहब, बड़ी गंभीरता से छत्तीसगढ़ के लोगों से सवाल है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों से मेरा सवाल ये है कि 4 साल अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में काम करता है तो अमेरिका उनको जो है अपनी नागरिकता दे देता है वहां के नियमों के अनुसार। 4 साल अगर कोई ब्राजील में काम करता है तो वहां भी नागरिकता दे दिया जाता है और उसको ब्राजीलियन मान लिया जाता है, अमेरिकन मान लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में, अन्य राज्यों से भी मैं हमेशा सवाल करता हूँ, लेकिन बात आज छत्तीसगढ़ की है कि छत्तीसगढ़ के प्रशासन से भी सवाल है, सरकार से भी सवाल है और वहां के लोगों से भी, कि जिनके पिता ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया हो आजादी के आंदोलन में, उसके बाद में जो छत्तीसगढ़ में 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं और वो अपना मकान बना के रह रहे हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और वो भी नौकरी कर रहे हैं, पूरी तरह समर्पित है छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए।
उनको आखिर बाहरी कब तक बोला जाएगा? क्या इसके लिए एक कानून नहीं बना देना चाहिए कि बाहरी बार बार जो है बोल करके क्या आप उनका अपमान नहीं कर रहे हो, और क्या छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं कर रहे हो? तो उनका चाहिए सब कुछ, आपको टैक्स उनका चाहिए, वो अच्छी अगर जो है कोई चीज अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ जो है उनको अपना लेता है। लेकिन बात ये आती कि बाहरी शब्द वाली ऐसी चीजें क्यों होनी चाहिए? एक क्या एसडीएम के मुंह से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर एक अनपढ़ अनपढ़ व्यक्ति से भी, अनपढ़ व्यक्ति, मैं मानता हूं कि अनपढ़ व्यक्ति कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकता। उसके सामने जब कोई स्वतंत्रता सेनानी जैसी भी चीज आ जाए तो वो अपने आप में ही वो सम्मान देने लगेगा, कहेगा कि नहीं मैं तो राष्ट्रवादी हूँ। पढ़ने लिखने के बावजूद ऐसे लोगों के मन में जो जहर भरा है बाहरी वाला, ये कैसे निकलेगा? इसके लिए कैसे मुहिम शुरू की जानी चाहिए ताकि अन्य राज्यों में, कम से कम आप जिन राज्यों में हो उन राज्यों में तो आप शुरू ही कर सकते हैं कि कोई बाहरी नहीं है। हम तो पाकिस्तान वालों को भी तो अपनाने जा रहे हैं, हिंदुओं को, और हम कैसे अपनाएंगे अगर हमारे ही अपने ही राज्यों के लोगों को हम बाहरी बाहरी बोल करके उनको हर रोज अपमानित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे? क्या उनका अपमान नहीं हो रहा है? आपको नहीं लगता है कि इस देश के अंदर जो है अपमान का पूरा कार्य हर राज्य में हो रहा है और हर राज्य में किया जा रहा है? कितना निंदनीय है, कितना शर्मनाक है। क्या हर पार्टी को भेदभाव से, चीजों से, विचारों से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद की बात कर लेनी चाहिए? कम से कम बाहरी वाला टैग। और ये दोनों लोगों से मेरा सवाल रहेगा, सादिक अली जी से भी, शायद इनके बहुत सारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो ये दंश झेल रहे होंगे, और आपके भी आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दंश झेल रहे होंगे, क्योंकि हम महाराष्ट्र पर तो बातचीत कर लेते हैं, साउथ में हम सुलग जाते हैं, हमारे अंदर क्रांति भड़क उठती है कि भाई देखिए साउथ के अंदर तो हमारी सरकार नहीं है, वहां तो हम उलट पलट कर देते धरती, क्योंकि वहां भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ रहे हैं। लेकिन हम जहां होते हैं वहां कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसे कानून बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं, कुछ हम विचारधाराएं बदल सकते हैं, उन लोगों को एक आदेश दे सकते हैं सरकार के तौर पर, और कह सकते हैं कि कोई बाहरी नहीं। अगर कोई बाहरी बोलता है, जैसे किसी को गाली देने के जैसा, SC/ST एक्ट एक सुना है ना आपने? SC/ST एक्ट लग जाता है जब कोई किसी को गाली देता है, मतलब उसको जातीय संबोधन करता है। तो इस तरह से अगर कोई बाहरी संबोधन अगर करे इस देश के नागरिक को, तो उसके ऊपर भी इसी तरह का केस होना चाहिए, चाहे अधिकारी ही क्यों ना हो। तो इस तरह का एक, लगता नहीं आपको, एक कानून पर काम करना चाहिए, तभी लोग जो है मानेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं है। उनकी सोच ऐसे नहीं बदलेगी जब तक आप उसको कानून का एक जामा नहीं पहनाएंगे। उसके बाद में ये गाली घोषित कर दिया जाए, कलंक घोषित कर दिया जाए कि बाहरी शब्द बोलना ही गाली है, और ये गाली अगर किसी को कोई देता है, चाहे किसी भी बड़े पद पर हो, छोटे पद पर हो, और कोई भी करता है, तो इसके लिए क्या भारत सरकार को भी नियम नहीं बना देना चाहिए ताकि राज ठाकरे जैसे लोग हिंदी भाषी लोगों पर भी कोई जो है वो न कर पाए? और न तो साउथ के अंदर भी जो है वो किसी राज्य के लोगों पर बाहरी बोल करके उनके साथ में कुछ गलत हो, न पश्चिम बंगाल में जो है हिंदुओं के साथ गलत हो, क्योंकि बहुत सारे हिंदू बाहर से गए हैं, उनके साथ गलत इसी करके होता है कि बाहरी हो। और हिंदू ही क्या, इस देश के बहुत सारे धर्मों के लोग जो एक दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनको बाहरी बोल करके इस तरह का जो है किया जाता है। और आपका तो नारा है सबका साथ सबका विकास, फिर जो है क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? 75 साल हमने इन सब चीजों में खो दिए, क्योंकि हम जानते हैं इस देश में लोग बिना कानून के नहीं मानेंगे, नहीं तो SC/ST एक्ट की भी आवश्यकता पड़ती ही नहीं। उसको बनाया इसीलिए गया था, और अब वर्तमान में उसकी अब जरूरत नहीं, क्योंकि अब लोग जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब बाहरी का एक्ट अगर बना दिया जाए 10-15 सालों के लिए, लोग फिर धीरे धीरे जब तंग आने लगेंगे, केस ठुकेंगे, 4-6 अंदर जाएंगे, 10-20 अंदर जाएंगे नेता, तो फिर समझ में आने लगेगा कि बाहरी नहीं बोल सकते किसी को, अपराध है ये, देश के नागरिकों को बाहरी बोला, हिंदुस्तानियों को बाहरी बोलना। जी देखिए, अखंड भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी का है। अखंड भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी का है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हम सब एक हैं। तो भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद, इन सबसे ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, और उस पर जनता ने मुहर भी लगाया है। तभी आज 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और इतना ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती। जब से भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ में सरकार आई थी, उन्होंने केवल जातिवाद की राजनीति की। जब जोगी जी पहली बार छत्तीसगढ़ के कानून की बात कर रहा था, आप थोड़ा सा, क्योंकि ये एंगल जो है वो महली के साथ में, उनके परिवार के साथ में जुड़ा है। ये एंगल बाहरी वाला जो बोला गया है SDM के द्वारा कि आप जाइए, बाहर के हैं, आप वहां से बनवा के ले आइए। अगर बाहरी शब्द एक गाली है और इस पर अगर कानून, मैं बाहरी शब्द और कानून की बात कर रहा हूँ कि क्या जरूरत नहीं है, इससे ही सिस्टम डरेगा। अगर इससे ही डरेगा तो फिर बना देना चाहिए। जी, छत्तीसगढ़ में बाहरी
अगर ये एसडीएम साहब की अगर सोच है या किसी भी व्यक्ति विशेष की सोच है बाहरी, तो छत्तीसगढ़ का मूल व्यक्ति कोई बचेगा ही नहीं। कौन है मूल? मेरा ये प्रश्न है कि सभी तो भारत में जितने भी लोग हैं पूरे अलग अलग जगहों से, जैसे मैं यादव हूँ तो यादव कन्नौज से आए हैं, यूपी से, और छत्तीसगढ़ में आज 100 साल से अधिक हो गए तो हम छत्तीसगढ़िया हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वैसे में तो सभी बाहरी हो जाएंगे अगर ये सोच है तो, जो कि गलत है। कोई भी बाहरी, सबसे पहली बात तो जो एसडीएम जैसे जवाबदार पद पर बैठा व्यक्ति है उसकी सोच स्वयं की कुछ नहीं होनी चाहिए। जो कानून की किताब में लिखा हुआ है, जो परिशिष्ट कहता है, जो कानून कहता है, जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम और नियमावली बनी है, उसी पर ही उसका ध्यान होना चाहिए, न कि और किसी बात पर, है ना। ये सारी चीजें सिस्टम के बाहर हैं और अगर ऐसा व्यक्ति ने किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से इस बात को आश्वस्त भी करता हूं आपको कि उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि नियम से बढ़कर कोई नहीं है। नियम सबसे बड़ा है, कानून और संविधान सबसे बड़ा है देश में। स्पष्ट रूप से मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं, जनता ने जैसे कि भूपेश बघेल जी ने राजनीति की जातिवाद क्षेत्रवाद की, तो उसको जनता ने नकार दिया है। जनता समझती है जातिवाद और क्षेत्रवाद पर जनता नहीं जाती है। इस बात पर 2023 में छत्तीसगढ़ में मुहर लगी और आज आदिवासी समाज से विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। और देश की हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं। तो यहाँ पर सब समानता का अधिकार है सबको, है ना। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। राष्ट्र निर्माण में सबका प्रयास भी होना चाहिए और इसी बात को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। और भाजपा की जो नीति है वो स्पष्ट है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हम सब एक हैं, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कुछ आरोप बेबुनियाद लगाए हैं सरकार के ऊपर, मैं उनका इस एटीवी न्यूज के माध्यम से खंडन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सोच और नियत और नीति पूरी तरह से स्पष्ट है, चाहे हम केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें। यादव जी, मैं एकदम सीधा सवाल है आपसे कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब बीजेपी से हैं, दूसरा वो बगिया से आते हैं। बगिया यानी कि बहुत नजदीकी एरिया है, जसपुर से लगा हुआ, और जसपुर और बलरामपुर लगा हुआ जिला है। और जो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं कुसमी, तो कुसमी से बगिया की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास भी नहीं है, लगभग आसपास की ही है। अब ये तो मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के आसपास का एरिया है, उनके संज्ञान में तो सीधे सीधे चला जाना था, लेकिन अभी तक के इसको किसी ने सही तरीके से उठाया भी नहीं। अब आप तक, चलिए मैं मान लिया कि आप तक अभी बात विलंब से भी पहुंची होगी। अब आप सोमनाथ भगत जी को न्याय दिलाने के लिए किस तीव्रता से काम करेंगे, और उनके साथ यदि गलत हो रहा होगा तो करुण दहरिया जी के ऊपर कार्रवाई किस आधार पे कराएंगे, और उनके ऊपर रिश्वतखोरी का जो आरोप लगा है उसके बाद भी वो एटीएम बने रहेंगे, इस बात को स्पष्ट कीजिए। जी, सबसे पहले टीवी डिबेट जैसे ही खत्म होगा, मैं आपके माध्यम से जो प्रार्थी है उसका मोबाइल नंबर आपसे लूंगा और उनसे बातचीत करूंगा, उनसे मिल करके उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर के जाऊंगा और पूरा विषय उनके संज्ञान में रखूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ न्याय होगा, पहली बात। और दूसरी बात की जो भ्रष्ट अधिकारी और जो एसडीएम है जिसके कारण से पूरा बवंडर जो खड़ा हुआ है, उसके विरुद्ध एक शिकायत पत्र हम लिखेंगे मुख्यमंत्री जी को और आग्रह करेंगे कि उसको जांच उपरांत उसको बर्खास्त किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जांच उपरांत उनको बर्खास्त किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल होगी, ताकि भ्रष्टाचारी अधिकारी कम से कम भ्रष्टाचार करने से डरे और शासन के नियमों को जो नहीं मानते, जो बोलते हैं कि हम संविधान नहीं मानते, शासन का आदेश नहीं मानते, उनके ऊपर कार्रवाई करके आप एक उदाहरण प्रस्तुत करें, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। जी, एक बात और कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव जी की पालनहारी सरकार है, सुशासन की सरकार है, और इस सरकार में कोई भी एक अधिकारी की बात नहीं है। इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से मैं आपकी बात को कह रहा हूँ। जी, सादिक अली जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, हो सकता है आपके पास भी ये मामला विलंब से आया हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सोमनाथ भगत जी हैं वो पार्षद हैं अभी कुसमी में,
और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका झुकाव भी रहा है, लेकिन अभी तक के कांग्रेस पार्टी ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। अब क्या करेगी आपकी कांग्रेस पार्टी उनको न्याय दिलाने के लिए? जो सोमनाथ भारती जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त हुआ, उनका परिवार पीड़ित हो रहा है, वो खुद भी पीड़ित और प्रताड़ित हो रहे हैं। अब आपका क्या स्टेप होगा, आपकी कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेप होगा इस पे? जी, मैं माफी चाहूंगा, अभी कुछ देर के लिए मैं टेक्निकली कुछ इश्यूज था तो जुड़ नहीं पाया था। इस बीच मैं हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जी के साथी प्रवक्ता जी का मैं कुछ बातें नहीं सुन पाया। खैर, अभी आपका जो प्रश्न है, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के संज्ञान में ये बात आ गई है, पहले भी आ गई थी, आ गई है, लेकिन चलो ठीक है। अभी एक आंदोलन के माध्यम से उस भ्रष्ट ऑफिसर, अभी हमारे साथी प्रवक्ता जी ने तो आश्वासन दे ही दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली बात उन्होंने कही है। मैं यहां पर यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित ही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ही बनती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को जिस तरीके से ये प्रताड़ित कर रहे हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का यह जिम्मेदारी बनता है कि उस परिवार को न्याय दिलाए। और कांग्रेस पार्टी, चाहे वो किसी भी परिवार का व्यक्ति हो, यदि अन्याय हो रहा है तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी उसको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। अगर वो सरकार के सामने आंदोलन भी करना पड़ता है तो निश्चित ही हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। जी, मतलब आंदोलन एक राह हो सकता है, यदि जल्दी न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, ये समझा जाए? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं आप लोगों की जानकारी में एक चीज और डाल देना चाहता हूँ। अभी एक खबर आ रही है, इसमें कितनी स्पष्टता है और कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता। 14 से 28 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में होगी संविधान स्वाभिमान यात्रा, ये खबर चल रही है। तो यदि इस प्रकार की खबर चल रही है तो उसमें यह बोला जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, संविधान का पाठ किया जाएगा, संविधान के बारे में जानकारी दी जाएगी, और जो जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका सम्मान किया जाएगा। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। और चूंकि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़ी हुई बात है, उनके परिवार से जुड़ी हुई बात है, तो वो जीवित नहीं है लेकिन उनका परिवार तो जीवित है। उनको सम्मान दिलाने के लिए मैं तो चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द, अगर ये खबर जो मैं बोल रहा हूँ अगर इसमें सत्यता है, तो कार्रवाई 24 घंटे के अंदर कर देना चाहिए उनको। जी यादव सर। निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और इस भारत भूमि में ऐसे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जन्म लिया है जो ये कहते थे कि मेरा जन्म इस भारत भूमि में तब तक होता रहे जब तक कि माँ भारती आजाद नहीं हो जाती। हर जन्म में मैं इस धराधाम में जन्म लूं और अपने शीश को काट काट के माँ भारती को चढ़ाता रहूं, और ये क्रम तब तक जारी रहे जब तक कि मेरी माँ भारती गुलामी की बेड़ियों से आजाद नहीं हो जाती। ऐसे सोच वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और उनके शहादत को हम नमन करते हैं। और हर बरस लगेंगे कुर्बानी देने वालों के मेले, और इस प्रकार से हम लोग हर बार 15 अगस्त। जी, और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जो उनके परिवार को सम्मान देने की बात है, ये बहुत अच्छी पहल होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को जो है हमको सम्मान करना चाहिए। और कई ऐसे परिवार हैं जो उनके चले जाने के बाद में आज नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं, रोजी रोटी का उनको संकट है, और वो बहुत उपेक्षित भी हैं। ऐसे भी परिवार हैं, उनकी सुध भी हम सबको मिलजुल कर लेना चाहिए, दलगत भावना से ऊपर उठ करके। क्योंकि जब बात हमारे सामने देश की आती है तो वहां पर भाजपा कांग्रेस नहीं होना चाहिए, वहां पर केवल देश और देश की मिट्टी की बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश कमजोर होगा, देश पर आक्रमण होगा, तो वहां पर कोई भाजपा कांग्रेस नहीं देखेगा, वहां पर जो है हर व्यक्ति जो है मारा जाएगा। तो हमें मजबूती से डट कर जो है विरोधी और शत्रुओं से लोहा लेना चाहिए। यहाँ पर हम सबको एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और ये पहल अगर हो रही है तो इस पहल में इन चीजों को बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि दीवान जी ने इस विषय को लाया, और एटीवी न्यूज ने इस बात को हमारे माध्यम से भी बताया, और जो भी लोग इसको देख रहे हैं उन सबको भी इस बात को समझने की आज आवश्यकता है कि देश जो है सबसे ऊपर है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, ये हमारा मोटिव है। बिल्कुल, देश सर्वोपरि है,
और देश ही सर्वोच्च है, ये तो है, सत्य है। जी सादिक जी। जी बिल्कुल। जी अभी अभी यादव जी ने जो बात कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि देश फर्स्ट पहले होनी चाहिए, देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। राजनीतिक रूप से हम अलग अलग विचारधारा से हो सकते हैं, वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार अलग हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये मानना रहा है कि जो देश के लिए लड़े हैं, जिए हैं, मरे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, हर हाल में उनका सम्मान होना चाहिए, चाहे वह महापुरुष हो, चाहे वह कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जैसे कि अभी हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, बड़े आदरणीय सम्मानित हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो मैं तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि उनका सम्मान होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति जो इस तरीके से जो उनके खिलाफ कार्य किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। सादिक अली साहब, एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि ये विषय से हटके नहीं है, क्योंकि विषय से जुड़ा हुआ है। इतिहास तो आपसे ये भी पूछेगा कि जब इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी को वीर योद्धा कहा और उनको एक सम्मान दिया, तो राहुल गांधी जी वहीं उनके खिलाफ चले गए, और फिरोज गांधी जी, खास करके राहुल गांधी जी के दादा, उन्होंने भी पहली बार जो है इंदिरा गांधी जी का समर्थन किया था इस बात के लिए कि वीर सावरकर को जो सम्मानित किया गया है वाकई में बहुत वीर योद्धा थे। तो प्रधानमंत्री से अब क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी जी खुद दादी के ऊपर हो गए और एक सरकार के ऊपर हो गए, उनकी ही सरकार के द्वारा एक व्यक्ति के नाम से जिसको महान बताया जाता है, और खुद इंदिरा गांधी जी उनको सम्मान देती हैं, डाक टिकट भी जारी करती हैं और खुद जो है चिट्ठी लिखती हैं। कैसे देखते हैं आप कि ठीक है क्या? इतिहास पूछेगा नहीं आपसे इस बात को? क्योंकि इतिहास जब भी दोहराया जाएगा तो ये सवाल आप पर आएगा, इंदिरा गांधी का अपमान नहीं है क्या? क्योंकि उनके द्वारा किसी को सम्मानित किया जाना, और उसको उन्हीं के पूर्वज जो है, या तो इस पर माफी मांगनी चाहिए पूरी कांग्रेस को कि हमने जो है जो सम्मान दिया है वो हम अपनी सरकार में आकर के वापस ले लेंगे। क्या इस टाइप का भी दिया जाना चाहिए था? इंदिरा गांधी ने बहुत सारे काम जो है किए हैं, कभी आपने इस चीज पर तो क्षमा मांगी ही नहीं कि आपके द्वारा जब ये अन्य चीजें की गई जिनको ब्लैक डे घोषित किया गया, लेकिन आप इस चीज को क्यों माफ करते हैं? मतलब सावरकर वाली चीज को जब आप उठाते हैं तो इतिहास तो ये कहेगा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे दर्शक भी इस बात को लिखेंगे कि केशव जी आपने ये सवाल तो पूछा ही नहीं सादिक अली जी से कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ में इसलिए आ गए क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, और वो सत्ता में है इसलिए आप खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरा कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं, ये तो आप मेरी बातचीत से समझ ही गए होंगे, क्योंकि ना तो मैं प्रशासन का साथ देता हूँ, ना मैं भाजपा का, ना ही कांग्रेस का। मेरा जो सवाल है वो सीधा है और हर किसी से मेरा सीधा ही रहता है। जी पंडित जी, इस विषय में जिस दिन आप डिबेट करने के लिए आमंत्रित करेंगे, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा आपको। जी जी बिल्कुल सही है, समय का शॉर्टेज है सर। मैं बस लास्ट में चलते चलते सादिक अली जी आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 साल 10 महीने अंडमान के सेल्यूलर जेल में रहे थे सावरकर जी, और उन्होंने वहां पर हिंदुत्व की विचारधारा को विकसित की, और वहीं से जो है ये विचारधारा आगे निकली। और सावरकर जी के बलिदान को भारत भूमि भुला नहीं सकती। सावरकर जी ने देश के लिए जो किया है, उनका जो इस कड़ी में, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात हो रही है, हम इस कड़ी में सावरकर जी को भी नमन करते हैं। और उनके जैसा कि बहुत अच्छा विषय पंडित जी ने उठाया, मैं इसी बात का इनका फैन हूँ, कायल हूँ कि बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता ये करते हैं और बहुत वंदनीय प्रयास रहता है इनका। जी इस विषय पर तो आगे और भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी सर जी, और मैं तो पूरे देश के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जितने भी लोग जिनके नाम नहीं आ पाए, उन सब के हम आभारी हैं, और जितनी उनकी पूजा की जाए, जितना उनको नमन किया जाए वो कम है। लेकिन आज चलते चलते मैं आप लोगों से समय कम है, थोड़ा सा विषय बहुत गंभीर है, बस लास्ट लाइन आपसे जानना चाहूंगा, पहले सादिक अली जी से, एक बार फिर से मैं आप लोगों से, क्योंकि चलते चलते जानना चाहूंगा कि सोमनाथ भगत जी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी अंतिम रूप से प्रतिबद्ध है या नहीं, बस इतना बता दें। बिल्कुल, अगर सरकार के खिलाफ हमें जाना पड़ता है आंदोलन के माध्यम से, अगर सरकार उसको न्याय नहीं दिलाती है, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में, उनके ही शासन के एक भ्रष्ट अफसर ने ये
दुर्व्यवहार उनके साथ किया है, तो निश्चित ही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लगेगा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से दुख नहीं होना चाहिए कि उन पर आरोप लग रहा है। तो निश्चित ही यदि ये गलती उनसे हो गई है तो वो गलती उनको बहुत जल्दी सुधार लेनी चाहिए, उस परिवार को न्याय दे करके। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ही हम जन आंदोलन का रूप में उस परिवार की सहायता जरूर करेंगे। जी जी यादव जी आपका स्टेटमेंट लास्ट क्या है? यादव जी, कितना टाइम लगेगा अगर न्याय दिलाना हो सोमनाथ भगत जी को, तो आपके तरफ से कितना समय लगना चाहिए और कितनी जल्दी उनको कार्रवाई किया जाएगा और भ्रष्टाचारी अधिकारी को कितने दिनों में हटाया जाएगा? जी बस। टीवी न्यूज ने एक बहुत संजीदा उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जैसे कि मैंने अपने डिबेट के दौरान कहा कि नारकी जीवन उनका परिवार जी रहा है, ऐसे कई सेनानी हैं। और आपको एक बात बता दूं कि एक अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आज आपके न्यूज चैनल की नजर गई है और उसमें जो भी भ्रष्ट हो अधिकारी, जो भी उसमें शामिल है, जो दोषी है, जो उसके न्याय से उसको वंचित कर रहे हैं, उसका अधिकार देने से वंचित कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल उसके लिए पहल हम तत्काल शुरू करेंगे। बिल्कुल आपका डिबेट समाप्त होगा, अगर आप चाहें तो मुझे अभी नंबर दे दीजिए, मैं नोट कर लेता हूं पीड़ित परिवार का, और मैं उनसे तुरंत बातचीत करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के जा करके उन्हें हम पूरा विषय रखेंगे। और मैं साथी प्रवक्ता सादिक अली जी, जो बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रख रहे थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। और उनसे भी मैं ये आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि अब तक कांग्रेस का कोई स्टंट, क्योंकि विपक्ष जो है वो स्वस्थ राजनीति के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में सर्वाधिक समय विपक्ष के बतौर जो है अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और उसमें कई नेतृत्व सामने आए, सुषमा स्वराज जी से लेकर के अरुण जेटली जी से लेकर के सारे लोग। तो मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अली जी भी उभर कर आए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से आने वाले समय में। तो ये सारी चीजें अभी तक हो क्यों नहीं पाई? कहां पर कमी रह जा रही है कांग्रेस के द्वारा? क्या कांग्रेस सोई हुई है? क्या कांग्रेस कोमा से बाहर नहीं आ पा रही है? क्या कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से अंतरकला में डूबकर बिखर चुकी है, टूट चुकी है? और विष्णुदेव, इसके लिए अलग से डिबेट रख लेंगे यादव जी, सर बीजेपी इसके लिए अलग से डिबेट रख लेंगे। देखिए यादव जी, किंतु परंतु मत करिए, किंतु परंतु मत करिए। सुनिए, मोबाइल नंबर लूंगा, मोबाइल नंबर दीजिए, ऐसा नहीं। आप कार्यवाही कब कर रहे हैं वो बताइए। आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और अभी तक आप परिवार बिठाया, मोबाइल नंबर नहीं पता है, आप कार्यवाही कब करेंगे वो बताइए। आप कार्यवाही कब करेंगे वो बताइए। और एसडीएम के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, अब तक हट जाएंगे, बस ये जानना चाह रहा हूँ। भूपेश बघेल जी क्या कर रहे हैं? शिवधारिया जी क्या कर रहे हैं? हम लोगों को तो चाहिए सरकार आपकी है सर, सरकार देखिए, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आप बच नहीं सकते। आप कार्रवाई कब करेंगे वो बता दीजिए। कोशिश करने के आरोप यादव सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए, बहुत कम समय बचा है। विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, साय डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब इस मामले में कितना साय डिसीजन होगा सिर्फ इतना ही बता दीजिए, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस मेरे को ये चाहिए कि सोमनाथ भगत जी को कितना साय न्याय मिलेगा। साय न्याय मिलेगा, साय कार्रवाई भी होगी और बिल्कुल साय जो है छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, बस यही जानना चाह रहा था सर मैं आपसे। और बाकी बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियों के ऊपर तो बहुत लंबी डिबेट होगी और बहुत जल्दी होगी, और बाकी अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर भी हमारी डिबेट होगी। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे आम मुद्दे हैं सर, और आप लोगों से मैं लगातार जुड़ता रहूंगा छत्तीसगढ़ के गंभीर मुद्दों को लेकर के। लेकिन आज आप लोगों से बात करके स्पष्ट हो गया कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो हमारे देश के सभी जो महान व्यक्ति रहे हैं उनके लिए एक मत रखते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महली भगत जी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनके बेटे सोमनाथ भगत जी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों एक मत होकर बोल रहे हैं कि गलत हुआ है तो हम उनके साथ न्याय करेंगे और बहुत जल्दी न्याय करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी पहल हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। मैं विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप लोगों की पहल बहुत अच्छी लगी आप लोगों का, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दोनों का। सादिक अली जी और जयप्रकाश यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने से और लोगों को एक बार विश्वास दिलाने के लिए कि अगर जनहित की बात है तो पार्टी कोई भी हो, दोनों मैदान पे है और लोगों के साथ न्याय होगा।
छत्तीसगढ़ की बात में आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम आपसे फिर एक नए मुद्दे और गंभीर मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।